बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी लेक्चर सीरीज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय स्टीफन पी रॉबिन्स। लास्ट लेक्चर में हमने ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के ऊपर बात की थी। हमने डिफाइन किया था कि कल्चर क्या है और हमने कहा था इट इज़ अ सेट ऑफ शेयर्ड वैल्यूज़, प्रिंसिपल्स, ट्रेडिशंस एंड वेज ऑफ डूइंग थिंग्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन में इन्फ्लुएंस करती हैं उसके मेंबर्स को और किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट साबित करती हैं। ये उसका ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कहलाता है। फिर हमने देखा था कि कल्चर की डेफिनेशन में हमें तीन चीज़ें मिलती हैं। पहली चीज़ हमें मिली थी कि कल्चर एक परसेप्शन है जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर सकती है। जैसी हमारी परसेप्शन है वैसे ही हम इसको डिस्क्राइब भी करते हैं। और एक चीज़ जो मुश्तरक नज़र आई थी कि जैसी भी परसेप्शन हो, जैसी भी डिस्क्रिप्शन हो, बट देयर इज़ ऑलवेज अ शेयरिंग ऑफ द कल्चर। और इसके बाद रिसर्च ने कुछ डायमेंशंस भी दी जिसको हमने देखा था कि डायमेंशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, जिसमें अटेंशन टू डिटेल, आउटकम ओरिएंटेशन, पीपल ओरिएंटेशन, टीम ओरिएंटेशन, एग्रेसिवनेस, स्टेबिलिटी और इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग था। सो इसमें किसी भी फैक्टर का लो और हाई होना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को डिपिक्ट करता हुआ हमें नज़र आता है। इसके बाद रिक्वेस्ट आपसे ये की गई थी कि ऑर्गेनाइजेशन ए और बी जहाँ पे आप कंट्रास्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर्स आपको नज़र आते हैं उसको ज़रूर देखिएगा। अभी के लिए हम मूव करते हैं और देखते हैं कि जो एक कल्चर है इसको हम फर्दर कैसे सेग्रीगेट कर सकते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग कल्चर क्या होता है और वीक कल्चर क्या होता है। हम थोड़ी देर में एग्जिबिट 3.7 के ऊपर भी बात करते हैं। सबसे पहले इसको डिफाइन कर लें कि व्हाट डू वी मीन और अंडरस्टैंड बाय स्ट्रॉन्ग कल्चर। स्ट्रॉन्ग कल्चर किसको कहते हैं? जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जिसको हमने डिफाइन किया था वैल्यूज़, नॉर्म्स और रिचुअल्स के ऊपर, वहाँ पर की वैल्यूज़ अगर इंटेंसली होल्ड की जा रही हैं और वाइडली शेयर्ड की जा रही हैं तो वो कल्चर क्या कहलाएगा? स्ट्रॉन्ग कल्चर। सो एक तो ये चीज़ हमें सेट नज़र आती है कि ऑल ऑर्गेनाइजेशंस हैव अ कल्चर बट नॉट ऑल कल्चर्स इक्वली इन्फ्लुएंस द एम्प्लॉयज़ बिहेवियर्स एंड एक्शंस। सो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कल्चर सामने आता है कि दोज इन विच द की वैल्यूज आर डीपली हेल्ड एंड वाइडली शेयर्ड हैव अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन एम्प्लॉयज देन वीकर कल्चर। सो क्या नजर आया कि जहाँ पे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज को स्ट्रांगली होल्ड करते हो, ठीक है, डीपली होल्ड करते हो, और उसका स्प्रेड जो है यानी शेयरिंग है वो भी बहुत वाइड है, तो उस कल्चर का इन्फ्लुएंस निस्बतन ज़्यादा होता है और उसको हमने क्या कहा? स्ट्रॉन्ग कल्चर। और जहाँ पर हमारे पास यही वैल्यूज़ और यही शेयरिंग जो है वो उतनी इंटेंस नहीं होगी तो वो क्या कहलाएगा? दैट विल बी टर्म्ड एज वीक कल्चर। सो यहाँ पे द मोर एम्प्लॉयज एक्सेप्ट द ऑर्गेनाइजेशंस की वैल्यूज एंड the greater their commitment to those values, the stronger the culture is. So most organizations have moderate to strong cultures. That is, there is relatively high agreement on what's important, what defines good employees behavior, what it takes to get ahead and so forth. तो ये वो चीज़ें आएंगी जो कि हम अपने आप में मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग कल्चर में होल्ड रख रहे होते हैं। सो हाई एग्रीमेंट इन चीज़ों के ऊपर आपको नज़र आता है। सो जैसे जैसे अगर कल्चर स्ट्रॉन्गर होता जाता है द मोर इट अफेक्ट्स द वेज मैनेजर्स डू थिंग्स, लाइक वो कैसे प्लान करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, लीड करेंगे या कंट्रोल करेंगे। सो ये चीज़ें आपको मॉडिफाइड नज़र आती हैं। इसको क्लोज करने से पहले हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग और वीक कल्चर आपको किस तरह से नज़र आता है या उसकी डेफिनेशनल क्लैरिटी को जनरेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग कल्चर में हमने पहला पॉइंट ये कहा कि वहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं वो वाइडली शेयर्ड होती हैं, लेकिन अगर इसी चीज़ को देखा जाए वीक कल्चर में तो वैल्यूज़ लिमिटेड टू अ few people, और ये यूजुअली कौन होते हैं? दे आर द टॉप मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो ये टॉप मैनेजमेंट इन चीज़ों को ज़रूर शेयर कर रही होती है, लेकिन हर एम्प्लॉय तक, लोअर हायरार्किकल लेवल तक ये वैल्यूज़ उस तरह से वाइडली शेयर्ड नहीं होती। दूसरा जो एलिमेंट हमें नज़र आता है वो है कि कल्चर्स कन्वे करता है कंसिस्टेंट मैसेज अबाउट व्हाट्स इम्पोर्टेंट। सो जो भी हमने मैसेज क्रिएट किया है, कल्चरल कंस्ट्रेंट्स जो हमने बनाई हैं वो एक सिमिलर मैसेज दे रही हैं, लेकिन जो वीक कल्चर है वहाँ पे एट टाइम आपको कॉन्ट्राडिक्टरी मैसेज मिलता है अबाउट व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट।
Then a third element, most employees can tell stories about company history or heroes, because जैसे हमने कहा values are widely shared, तो everyone knows about organization, और जब इसकी शेयरिंग निस्बतन ज़्यादा है तो वहाँ पे जो स्टोरीज हैं, स्पेसिफिकली सक्सेस स्टोरीज ऑफ हेरोइक स्टोरीज जो कि ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करती हैं, उस का आपको जिक्र निस्बतन ज़्यादा मिलेगा. लेकिन अगर हम वीक कल्चर की बात करते हैं तो एम्प्लॉइज हैव लिटिल नॉलेज ऑफ कंपनी हिस्ट्री और हीरोज. देन फोर्थ हमें मिलता है कि एम्प्लॉय स्ट्रांगली आइडेंटिफाई विद कल्चर, यानी एम्प्लॉय अपने आप को बदलने की कोशिश करता है, मोल्ड करता है, मॉडिफाई करता है, किसके साथ? अपने कल्चरल वैल्यूज़ के साथ. लेकिन अगर हम वीक कल्चर की बात करते हैं तो एम्प्लॉयज़ हैव लिटिल आइडेंटिफिकेशन विद द कल्चर के. एक एम्प्लॉय की मोटिवेशन टू मॉडिफाई चेंज हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द कल्चर वो निस्बतन कम नज़र आती है. फिफ्थ पॉइंट हमें पास जो नज़र आता है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन शेयर्ड वैल्यूज़ एंड बिहेवियर्स. हम बुनियादी तौर पे ये एक स्टेटमेंट देते हैं और रिसर्च भी स्टेट करती है कि जो वैल्यूज़ हैं वो क्या क्रिएट करती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, बिहेवियर को जनरेट करती हुई आपको नज़र आती है. सो अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज़ बिहेवियर जनरेट होता है. तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपको नज़र आता है स्ट्रॉन्ग कल्चर में बिटवीन द वैल्यूज़ एंड द बिहेवियर. तो जैसी कल्चरल वैल्यूज़ आपको मिलती हैं वैसे स्पेसिफिक बिहेवियर्स भी आपको डिपिक्ट होते हुए नज़र आते हैं. लेकिन जो आपका वीक कल्चर है वहाँ पे आपको शेयर्ड वैल्यूज़ और बिहेवियर जो है उसका लिंक उतना स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आता. सो दीज आर द फ्यू करेक्टरिस्टिक्स अगर आप कहना चाहें कि स्ट्रॉन्ग कल्चर के या वीक कल्चर के, जिनको हमने ऑब्जर्व करने की कोशिश की. अब सवाल यहाँ पर ये बनता है कि वाई इज़ इट नेसेसरी टू होल्ड दैट कल्चर, यानी उसको स्ट्रॉन्ग रखना क्यों ज़रूरी है. सो वाई इज़ हैविंग अ स्ट्रॉन्ग कल्चर इम्पॉर्टेंट. पहला जो आपको मकसद नज़र आता है इसका कि ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रॉन्ग कल्चर होल्ड करती हैं वहाँ पर एम्प्लॉयज़ आर मोर लॉयल देन एम्प्लॉयज़ इन ऑर्गेनाइजेशन विद वीक कल्चर. और रिसर्च भी इसको सपोर्ट करती है, सजेस्ट करती है कि दैट स्ट्रॉन्ग कल्चर्स आर एसोसिएटेड विद हाई ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस. सो आपको एक एसोसिएशन नज़र आई कि अगर कल्चर स्ट्रॉन्ग है तो परफॉर्मेंस भी निस्बतन बेहतर होगी. और इसको समझना भी बहुत आसान है. आफ्टर ऑल, इफ वैल्यूज आर क्लियर एंड वाइडली एक्सेप्टेड, एम्प्लॉयज नो what they are supposed to do and what's expected of them, so they can act quickly to take care of all the problems that they are facing. So however, the drawbacks is that a strong culture also might prevent employees from trying new approaches, especially when conditions change rapidly. So आपके लिए एक हर्डल आ सकती है स्ट्रॉन्ग कल्चर के हवाले से कि जहाँ पे फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट आपको रिक्वायर्ड होता है तो वहाँ पर शायद अडॉप्टेबिलिटी या अडेप्टेबिलिटी निस्बतन उतनी ज़्यादा ना हो. सो ये था हमारा कंटेंट अबाउट स्ट्रॉन्ग एंड वीक कल्चर. अभी हम अगला क्वेश्चन रेज करते हैं और बात करते हैं कि ये कल्चर जो है ये कहाँ से बनता है, वेयर कल्चर्स कम फ्रॉम. और दूसरा इसका पार्ट बनता है कि इसको हम कंटिन्यू किस तरह से कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमें एक एग्जिबिट नज़र आ रहा है, एक डायग्राम सी बनी हुई नज़र आ रही है, दैट इज़ एस्टैब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग द कल्चर. यहाँ पे पहला एलिमेंट जो इसका आपको नज़र आ रहा है वो क्या है, दैट इज़ फिलॉसफी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल फाउंडर्स. यानी आपको एक बेस जो किसी भी कल्चर की नज़र आई वो कि कहाँ से मिली कि ऑर्गेनाइजेशन के जो बनाने वाले हैं, फाउंडर्स हैं, टॉप मैनेजमेंट है, उनकी फ़िलॉसफी क्या है. उसी फिलॉसफी को वो आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे एंड दिस विल लीड टूवर्ड्स द सिलेक्शन ऑफ दोज पीपल हु आर अकॉर्डिंग टू दोज फिलॉसफीज. सो सिलेक्शन क्राइटेरिया भी आपने वैसा बनाया एंड देन उसी के मुताबिक आपकी टॉप मैनेजमेंट होगी और देन उसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, उस कल्चर यानी उस फिलॉसफी की कंटिन्यूएशन के लिए सोशलाइजेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं. अभी थोड़ी देर में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि व्हाट इज़ दिस सोशलाइजेशन और ये किस तरह से होती है एंड दिस विल अल्टीमेटली क्रिएट द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. सो ये एग्जिबिट आपको इलस्ट्रेट करता हुआ नज़र आता है कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर स्टैब्लिश कैसे होता है और इवन देन मेंटेन कैसे किया जाता है. सो इसी चीज़ को आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन में इस कल्चर की कंटिन्यूएशन है उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किसका आ जाता है, दैट इज़ ऑफ सोशलाइजेशन.
मैं आपके लिए थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ और फिर आपको वापस सोशलाइजेशन पर लेकर आता हूँ कि ये जो डायग्राम हमने देखी उसमें ऑर्गेनाइजेशनल फिलॉसफी क्या है। इसको मैं फ़लसफ़ा हयात भी कहना चाहूँ कि ऑर्गेनाइजेशन के बनने की वजह क्या है। अगर ब्रॉडली स्पीकिंग तो हम जो ऑर्गेनाइजेशन का एक मिशन बनाते हैं और देन उसका एक विजन बनाते हैं, ये दोनों चीज़ें और उसकी कोर वैल्यूज़ जो हैं इसकी भी स्टेटमेंट बनती है। ये तीन डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन की उस फिलॉसफी को बता रहे होते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया किससे रिलेट करता है? दैट इज़ रिलेटेड विद हायरिंग ऑफ न्यू पर्सनल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको एक मजमा सा नज़र आ रहा है, चले ये 8 लोग खड़े हुए हैं, इसमें से ये वाला शख्स और ये वाला शख्स सिगरेट पीता है, तो ये दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे होंगे। क्यों? इसके एक के पास लाइटर नहीं है, दूसरे के पास सिगरेट नहीं है, एंड बोथ आर इंटरेक्टिंग और शेयरिंग। हालांकि इतने महंगे सिगरेट और लाइटर सब कुछ शेयर कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज दे हैव सिमिलैरिटीज। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया की तरफ वापस लेकर आता हूं। तो इसी तरह से जो ऑर्गेनाइजेशनल फिलॉसफी हमने रखी थी, हम कहते हैं कि उसी किस्म के लोगों को हम सेलेक्ट करें और अपना रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट किसको कहते हैं? एक लार्ज पूल ऑफ कैंडिडेट डेवलप करना और सिलेक्शन उसमें से जो लोग हमें रिक्वायर्ड हैं उसको चुन लेना। तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के जो पॉलिसीज़ हैं, प्रोसीजर्स हैं, उसको इस तरह से बनाते हैं कि हमारे सेम माइंडेड पीपल ही इस प्रोसेस से सिलेक्ट होकर ऑर्गेनाइजेशन में आए और यही हमारी आपकी टॉप मैनेजमेंट बनी। और जो लोग आते हैं फर्दर, उनकी हम क्या करते हैं? सोशलाइजेशन करते हैं। यहीं पे मैं आपको लेकर आना चाह रहा था। तो ये सोशलाइजेशन क्या है? ये करती है कि हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यूज़ हैं वो और इंडिविजुअल की वैल्यूज़, ये ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़ होगी और इंडिविजुअल्स वैल्यूज़ होगी, ये दोनों एक दूसरे से मैच नहीं करती। चलें जी, फ़र्ज़ करें नहीं करती, या कुछ करती हैं मैच और कुछ नहीं करती। अब हम ये सोशलाइजेशन का प्रोसेस इसलिए करते हैं कि हम जो अपना फिलॉसफी थी उसको कंटिन्यू कर सके। इसकी 3 स्टेजेस हमें नज़र आती हैं। इसको हम कहते हैं प्री अराइवल स्टेज। प्री अराइवल स्टेज, प्री किसको कहते हैं? पहले से। अराइवल, ऑर्गेनाइजेशन में आना, यानी एक इंडिविजुअल जब ऑर्गेनाइजेशन में अभी सेलेक्ट नहीं हुआ तो उसका कल्चर कुछ और था, उसकी वैल्यूज़ कुछ और थी। और इंडिविजुअल की वैल्यूज़ और कल्चर में डिफरेंस आपको कहाँ पर जाता हुआ नज़र आता है? ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर और वैल्यूज़ फ़र्क होती हैं। ये प्री अराइवल स्टेज आपके पास आ गई, जहाँ पे ए और बी, यानी ए पर्सन है और बी ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों डिफरेंट है। देन फर्ज करते हैं हमने इस ए को रख लिया है, तो हम दूसरी स्टेज पे चले गए, इनकाउंटर स्टेज, जहाँ पे ए और बी की जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं वो हमें पता लग जाएंगी। यानी यहाँ पे 2 चीज़ें पता लगती हैं, कंपैटिबिलिटीज और इनकम्पैटिबिलिटीज। यानी 2 चीज़ें हमें पता लगी। एक पहली चीज़ हमें ये पता लगी कि दोनों में मुश्तरक क्या है, यानी क्या चीज़ें ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़ और पर्सनल वैल्यूज़ में एक जैसी हैं और क्या चीज़ें डिफरेंट हैं। और ये हमें लीड करेगा टुवर्ड्स द थर्ड स्टेज, इसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस वो स्टेज है जहाँ पे एक इंडिविजुअल अपने आप को मोल्ड करता है अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़। इसका एक एक्सप्लेनेशन लें तो वो कुछ इस तरह से बनती है कि अगर एक दरिया है, तालाब है, समंदर है, तो उसमें रूल क्या चलता है कि छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक बड़ी मछली है और इंडिविजुअल क्या है? एक छोटी मछली है। सो चेंज किसको होना है? इंडिविजुअल को। सो वो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर को और उन वैल्यूज़ को अडॉप्ट करता है फॉर दैट स्पेसिफाइड टाइम पीरियड जिसमें वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है। वो 8 घंटे भी हो सकते हैं। सो इसका ये मतलब नहीं है कि वो घर में भी उन वैल्यूज़ को चेंज कर लेगा, लेकिन वो फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल सेक, फॉर हिज ओन सेक, कि वो अपना बेनिफिट गेन कर सके, इसको अपने लिए मोल्ड करता है और चेंज करता है। सो दैट्स हाउ सोशलाइजेशन वर्क्स। तो यहीं पे इसको कंप्लीट भी करते हैं। देखिए जी, टॉप मैनेजमेंट में वो सिलेक्शन क्राइटेरिया उन चीज़ों पे कंटिन्यू हुआ जहाँ पे इनकम्पैटिबिलिटीज थी सोशलाइजेशन की, और दैट्स हाउ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज डेवलप्ड एंड कंटिन्यूड एज वेल। सो फर्दर इसकी और डिटेल में हम जाकर देखेंगे कि हमारे पास ये कल्चर किस तरह से कंटिन्यू होता है। यहाँ तक इस लेक्चर को हम कंप्लीट करते हैं
और नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे। इस लेक्चर में हमने देखा कि कल्चर में स्ट्रॉन्ग कल्चर क्या होता है और वीक कल्चर क्या होता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, और फिर हमने कल्चर कहाँ से बनता है उसके एलिमेंट को हमने क्लियर किया इस डायग्राम के थ्रू। So that's all for this lecture. If you still have any questions or queries, so you can ask in the comment section and we will definitely love to answer those. So once again, thanking you for watching this lecture. Have a nice time. Allah Hafiz.